हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5 मनी ऑफ क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फाइनली वी आर मूविंग टू और चैप्टर नंबर 5। अभी तक हमने कितना कर लिया है? अभी तक हमने आपका एक सेकंड, हाँ। सो अभी तक हमने आपका कर लिया चैप्टर नंबर 4 तक, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आई होप आपको वहाँ तक समझ आ गया होगा अच्छे से। सो वी आर नाउ मूविंग टू यूनिट नंबर 2 विच इज़ मनी एंड बैंकिंग, which will give you about 8 marks, जो आपको 8 नंबर देगी। ठीक है, जो आपकी ये वाली यूनिट है। इसके अंदर दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 5 मनी एंड चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग। बैंकिंग चैप्टर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू दिस चैप्टर। बट ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है। So करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। एंड वी हैव ऑलरेडी डन डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, मूविंग टू मनी एंड बैंकिंग, देन विल गो टू एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, विच इज द बेस ऑफ योर बुक बेसिकली, जिस पे बुक आपकी डिपेंड करती है, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सप्लेनेशन। सो मनी एंड बैंकिंग, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, फर्स्ट टॉपिक जो आता है इसके अंदर, वो आता है मनी। दैट व्हाट इज मनी, पैसा होता क्या है। वैसे आपको पता है मनी इज पैसा। एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि ये मनी आई कैसे थी, ये एवॉल्व कैसे हुई। ठीक है, सो व्हाट इज मनी, बेसिकली अ थिंग विच इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। कोई भी चीज़ जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसी चीज़ के बदले में ले, मतलब मैंने एक, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कोई मनी नाम की चीज़ है, एक पेपर का नोट है, उसको मैंने किसी चीज़ वो दिया किसी को और उसके बदले मेरे को मेरी मनचाही चीज़ मिल गई। सो एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि भाई एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होती है, मैंने दी और उसमें मेरे को सामान मिल गया, दैट इज कॉल्ड एज मनी। साफ सीधी बात है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम्पल जैसे कह लो कि जो एक रुपया है या एक रुपी है, इंडिया में उसको हम मनी मानते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, गुड्स जो है गुड्स के बदले एक्सचेंज होते थे, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। जो आप क्लास 10th इन योर इकोनॉमिक्स थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट में पढ़ चुके हो बार्टर सिस्टम के बारे में, बट हम इसमें फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, देयर वॉज नो मनी, जब पैसे नहीं होते थे तो गुड्स गुड्स के बदले एक्सचेंज होता था। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज नोन एज बार्टर सिस्टम, बट विद द इंक्रीज इन ह्यूमन वॉन्ट्स द बार्टर सिस्टम प्रूव टू बी इनसफिशिएंट एंड वी इन्वेंटेड मनी। जब ह्यूमन वांट्स बढ़ने लग गई तो बार्टर सिस्टम जो है इनसफिशिएंट हो गया, इतना खास तरीके से काम नहीं कर पाया। तो उस टाइम पे हमने मनी का इन्वेंट करा। इनिशियली गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज मनी, सबसे पहले जो है गोल्ड और सिल्वर एज अ कॉइन इंट्रोड्यूस हुए थे मनी के रूप में। बट इट बिकम डेंजरस टू कैरी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, बट ये बहुत डेंजरस था गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को अपने साथ लेके जाना। सो एलॉय कॉइन्स ही बनाए गए, पेपर मनी भी फिर एग्जिस्टेंस में आई, और अब हम प्लास्टिक मनी यूज कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कैश, कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, पेटीएम, फोन पे जो आप करते हो। ठीक है, तो एक अब देखोगे धीरे धीरे बेसिकली एक पीरियड आता है। एक पीरियड था जब हम सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स यूज़ करते थे। एक पीरियड है कि जब हम कैरी नहीं कर सकते, बहुत रिस्की होता, तो हमने एलॉय कॉइन्स पे शिफ्ट करे। एलॉय कॉइन्स फिर पेपर कॉइन, पेपर नोट्स आए, पेपर नोट्स है, तो अब क्या है, अब प्लास्टिक मनी है। प्लास्टिक मनी कैश की फॉर्म में, कार्ड्स की फॉर्म में, ई मनी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स हैं जो हम ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम। तो बहुत सारे वेज हैं जो अब है जो पहले नहीं थे। सो दिस इज हाउ मनी इवॉल्व, और दिस इज व्हाट इज मनी, basically this is money, that anything which is accepted medium of exchange is money. Now we are moving to functions of money. What are the functions of money? अब ध्यान से सुनना, जो मनी के फंक्शन है वही बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं। मनी एक्ट एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी चीज़ के बदले एक्सचेंज हो जाती है तो वो मनी है। मनी इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, हम इसको एज अ मेजर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं। भाई 100 रुपये से ही 100 इतना सामान आएगा, 1000 रुपये से ही इतना सामान आएगा, तो हम मेज़र कर सकते हैं इसकी वैल्यू। वी वैल्यू आर गुड्स एंड सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई भी हमने सामान लेना, कोई भी सर्विस लेनी किसी की, तो हम उसको मनी के टर्म में बेसिकली ले सकते हैं। मनी इज़ यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी यूज़ होती है, हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ऐसा अगर बाटा सिस्टम में क्या होता था, किसी को टमाटर चाहिए फॉर एग्जांपल इन एक्सचेंज, टमाटर तो पड़े पड़े सड़ जाएंगे अगर हम उसको स्टोर करेंगे। सिमिलरली मनी नहीं सड़ेगी, मनी को हम रख सकते हैं, तो वो ऐसे स्टोर ऑफ वैल्यू भी
यूज़ हो सकती है। वी सेव मनी इन आर लॉकर्स एंड बैंक अकाउंट, मनी को हम लॉकर्स और बैंक अकाउंट में भी सेव कर सकते हैं। मनी इज़ यूज्ड इन स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट्स कौन सी होती हैं? वो पेमेंट्स हम फ्यूचर्स में करते हैं। Deferred payment, those payments that are made to be in future. So the money is defined as instrument that serves in medium of exchange, a store of value, measure of value, and a standard of deferred payment. Deferred payment, future payments. अब फॉर एग्जांपल आप बाटा सिस्टम वाली जगह, बाटा सिस्टम प्रिवेल कर रहा है अभी भी, और एक बंदे को आपको कोई भी सामान देना है, फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जी देनी है, और 1 महीने बाद उसको आपको तब तक संभाल के रखना है, तब तक तो खराब हो जाएंगे। तो जो फ्यूचर के लिए हम पेमेंट, फ्यूचर में हम वो चीज़ नहीं कर सकते, बेसिकली स्टोर नहीं कर सकते, ये दोनों यहाँ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मनी जो है एज ए स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट यूज़ क्या कहते हैं, काम आती है, क्योंकि हम इसमें फ्यूचर पेमेंट्स बाद में पेमेंट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मीडियम एक्सचेंज के डिफाइंड होता है, जो स्टोर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट की तरह काम भी कर सकता है। ठीक है, दिस वॉज इट अबाउट मनी। मूविंग टू बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है? बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता है? बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते हैं, और इसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। सीसी इकोनॉमी मीन्स कॉमोडिटी कॉमोडिटी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जिसमें कॉमोडिटीज एक्सचेंज होती हैं कॉमोडिटीज के बदले, और इस इकोनॉमी डोमिनेटेड कर इस इकोनॉमी को डोमिनेट कर रखा है किसने? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं बार्टर सिस्टम के? सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दिस इज द मेन फीचर, या दिस इज द मेन ड्रॉबैक कह लो। Double coincidence of wants means that at a point of time, two individuals should have such goods which they have willing to exchange for the satisfaction of their wants. So the exchange remain limited under the barter system, and money given system values the problem. बेसिकली डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? एक ऐसा फीचर है बार्टर सिस्टम का जिसके अंदर कोई दो इंडिविजुअल है, जब वो सामान एक्सचेंज कर रहे हैं, जो बंदा सामान उसको दे रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ समझो एग्जांपल से, कोई बंदा ए है जिसके पास है मान लो उसके पास है चावल, राइस है उसके पास, ठीक है, और बंदा बी है जिसके पास है पल्सेस है बेसिकली, ठीक है, उसके पास पल्सेस है। ए कहता है मैं तुझे राइस देता हूँ बी को, और बी को राइस चाहिए एक्चुअली में, और बी कहता है मैं तेरे को पल्सेस देता हूँ इसके बदले में, और ए को भी पल्सेस चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बार्टर सिस्टम यहाँ पर काम कर गया। भी एक को चीज़ चाहिए, एक चीज़ जो दे रहा था उसको भी चाहिए थी, और जो दूसरी चीज़ दे रहा था उसको भी चाहिए थी। बट इन सिमिलर कंडीशन अगर ये होता कि ए के पास राइस है, बी के पास पल्सेस है, बट बी को तो राइस चाहिए और ए उसको दे भी रहा है, बट बी के पास पल्सेस है और ए को पल्सेस नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए, फॉर एग्जांपल उसको वीट चाहिए। तो क्या करेगा? अब यहाँ पर प्रॉब्लम आई ना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, कि जरूरी नहीं है कि जो दो इंडिविजुअल हैं वो उन गुड्स को एक्सचेंज करें जो वो सच में करना चाहते हैं, दैट दे आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर देयर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। भाई जो उसके पास सामान होता था वो सामने वाले के पास नहीं चाहिए होता था, तो वो एक्सचेंज नहीं कर पाते थे बेसिकली। दिस वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फिर आता है हमारा लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। देखो अंडर बार्टर सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट टू वैल्यू द एसेट्स, एवोल्यूशन ऑफ मनी गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली देखो, अगर एक बंदे को, यहाँ देखो, एक ए बंदा है, उसके पास है भाई राइस, ठीक है, एक बी बंदा है जिसके पास है गोल्ड। ए कहता है तू मुझे ए कहता है मैं तेरे को राइस देता हूँ उसके बदले तू मेरे को गोल्ड दे दे, ठीक है। बी, फिर बी क्या करेगा? उसको गोल्ड दे देगा। अब अगर आप एज कम्पेयर टू राइस देखो, गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर किस चीज़ की हमारी प्रॉब्लम आती थी? यूनिट ऑफ वैल्यू की। भाई गोल्ड इतना महंगा, गोल्ड की वैल्यू अलग, और राइस से उसको हम कंपेयर करें या फिर राइस से उससे एक्सचेंज करें, तो यहाँ पर हमें क्या होता था? कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू लैक आता था उसका, यानी उसको मेजर नहीं कर पाते थे हम कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू में। तो मनी के आने से वो वाली चीज़ भी एक हमें कॉमन यूनिट मिल गई वैल्यू की, और इसलिए एक अकाउंटिंग का सिस्टम भी मिल गया। तीसरी चीज़ आती है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। इससे हम फ्यूचर पेमेंट्स भी नहीं कर सकते। वेरी डिफिकल्ट कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स वेरी डिफिकल्ट एंड बार्टर सिस्टम एवोल्यूशन में फैसिलिटी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल ए ने कोई भी फ्रूट देना है, फ्रूट, ठीक है, एफ आर लिख दिया। बी ने क्या करना है?
अब उस फ्यूचर में लेना है उसको, तब तक तो ये खराब हो जाएगा। तो बार्टर सिस्टम से यानी कॉम्पिटिटिव सिस्टम से ये चीज़ें फेल होती थी। आप देखो वही सारे जो हमने मनी के फंक्शंस पढ़े थे वही बार्टर सिस्टम के जो हैं ड्रॉबैक्स हैं। फिर आता है आपका डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यूज एंड ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। देखो इन सीसी इकोनॉमी सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाय द वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। इट involves huge storage cost as well as a fear of capital loss due to the natural disasters. Transfer good is again a difficult task. Evolution of money is made storage and transport easier. देखो बार्टर सिस्टम के अंदर सेविंग जो थी पॉसिबल नहीं थी बिकॉज अब वो क्या करते, सेविंग अगर करते तो किस चीज़ की करते, गुड्स की तो करते ना, बिकॉज उनके पास गुड्स ही थे। तो वो गुड्स की सेविंग करते। तो इससे क्या होता कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज की कॉस्ट आती और उनको डर था कि उनको लॉस भी हो सकता था, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए वगैरह कुछ भी हो जाए, जिसकी वजह से उनका सामान सारा ख़राब हो जाए। तो जो फिर ये था, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था, तो इसलिए जो है एक ये ड्रॉबैक है कि वो सामान को स्टोर नहीं कर पाते थे और उनकी वैल्यू को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे। तो मनी ने स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ईज़ियर और ट्रांसपोर्ट सर्विस को आसान बना दिया। तो दिस वाज़ ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी, दैट व्हाट कितनी फॉर्म्स हमारे पास मनी की। देयर आर टोटल 4 फॉर्म्स ऑफ मनी। देखो हमारे पास है फिएट मनी, फुल बॉडीड मनी, फिजुअरी मनी, क्रेडिट मनी। ये 4 टाइप की मनी है हमारे पास। सबसे पहले आती है हमारे पास फिएट मनी। फिएट मनी कौन सी होती है? फिएट मनी refers to that money which is issued by the order or authority of the government. It includes all the notes and coins by which people in the country are legally bound to accept as a medium of exchange. For example, notes and the coins. फिएट मनी कौन सी मनी होती है? वो मनी होती है जो कोई ऑर्डर या ये जो जो मनी कोई ऑर्डर पे या फिर कोई अथॉरिटी इशू करती है, वो हो जाती है हमारी फिएट मनी। इसके अंदर कौन से आते हैं पैसे? वो नोट्स, वो कॉइन्स जो भाई एक बंदे को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगे एज ए एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज वो लीगली बाउंड है उस पर, मतलब उसको करनी पड़ेंगे। एक सेंट्रल अथॉरिटी ने उसको कहा है तो करने पड़ेंगे, जैसे नोट्स और कॉइन्स। फिर आती है हमारी फिजुडरी मनी। फिजुडरी मनी कौन सी होती है? इज दैट मनी विच एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। कि जो बंदा पे कर रहा है और जो बंदा उस पैसे को ले रहा है, उसके बीच में जो भी ट्रस्ट है, जो भी उन दोनों के बीच में ट्रस्ट है, उस बेसिस पे वो जो है एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज होते हैं पैसे। वो मनी जो एज अ मीडियम एक्सेप्ट होती है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। एग्जाम्पल हो गया चेक। ठीक है। फिर आती है हमारी फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है? वो मनी जो इन टर्म्स ऑफ कॉइन whose commodity value is equal to the money value as when these are issued। कि जिस कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू की इक्वल हो, जैसे 1 रुपए का कॉइन है ब्रिटिश पीरियड के टाइम में, देखो समझो इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल एक 500 का कॉइन है और जिस मटेरियल से वो बना है ना, वो कॉइन जिस मटेरियल से बना है उसकी कॉस्ट या फिर उसकी वैल्यू भी 500 है। तो जहाँ पर जितना पैसा है, तो फॉर एग्जाम्पल 500 का वो है, सिक्का है या कॉइन है या नोट है, अगर उसका जो मटेरियल जिस चीज़ से वो बना है वो भी 500 है, तो वो कौन सी मनी होती है? फुल बॉडी मनी, जिसमें मनी वैल्यू हमारी कॉमोडिटी वैल्यू के इक्वल होती है। क्रेडिट मनी कौन सी होती है? क्रेडिट मनी इज दैट मनी which money value is more than commodity value. For example, metal coins that we use, money value is greater than commodity value. बेसिकली अगर आपके पास 500 का कॉइन है और जो मटेरियल उस पर यूज़ हुआ है, जिस मटेरियल से वो बना है, फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल से बना है, उस कॉस्ट सिर्फ 10 रुपये है या फिर कॉस्ट सिर्फ उसकी या फिर उसका वैल्यू सिर्फ 10 रुपये है, तो वो कौन सी मनी होती है? क्रेडिट मनी, जिसमें मनी वैल्यू ज़्यादा होती है बट कॉमोडिटी वैल्यू कम होती है। ठीक है, दिस वॉज फॉर देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ मनी। अब देखो नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ से अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, सप्लाई ऑफ मनी। देखो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? पहली बात, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट वाला क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम। याद नहीं है तो पहले जाओ एक बार देख के आओ चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें समझ आ जाएगा।
It refers to total stock of money held by the people of a country during at a point of time. सप्लाई ऑफ मनी क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है? एक स्टॉक ऑफ मनी पूरी कंट्री के लोग एक टाइम पे कितने होल्ड कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज सप्लाई ऑफ मनी। एक टाइम पे जो हमारी कंट्री के लोग हैं कितना पैसा होल्ड कर रहे हैं, कितनी मनी होल्ड करके रख रहे हैं। इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी दैट पीपल कैन होल्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हम सारे लोग हैं वो कितना पैसा होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या-क्या नहीं आएगा, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके अंदर सिर्फ़ वो वाला मनी आएगा कि कितना पैसा होल्ड कर रहे हैं, जो एट द पॉइंट ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर टाइम पे उनके पास होगा। बेसिकली इन देयर पॉकेट्स, जो उस टाइम उनके पॉकेट्स में होगा, वो माना जाएगा सप्लाई ऑफ मनी। इसके अंदर क्या-क्या नहीं होगा, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम, कि जितना भी पैसा इन गवर्नमेंट के पास है और जो भी उन्होंने बैंक में जमा करा रखा है, उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ एट द पॉइंट ऑफ टाइम जो उनकी पॉकेट्स में होगा बेसिकली, वो वाला पैसा हम मानेंगे। सो सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड इट रेफर्स टोटल स्टॉक ऑफ मनी। टोटल स्टॉक लोगों के पास कितना है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम आर सप्लायर्स ऑफ मनी। गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम क्या है? सप्लायर्स है किसके? मनी के। फिर आते हैं हमारे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। बेसिकली देयर आर फोर अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। M1, M2, M3, M4, ये चार मेजर्स होते हैं आपके पास मनी सप्लाई के। आपके सिलेबस में खाली M1 ही है। M2, M3, M4 नहीं पढ़ना आपने। जितना याद है बस आपको अभी इतना याद रखना है कि आपके पास चार मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के। आपको ट्वेल्थ में खाली M1 ही पढ़ाया जाता है। तो M1 को हम डिटेल में देखते हैं। देखो M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, इसके अंदर होता क्या है? C प्लस में DD प्लस में OD। अब क्या है? C इज द करेंसी। C इज द करेंसी। D क्या है? D इज द डिमांड डिपॉजिट। D क्या है? D इज द डिमांड डिपॉजिट। एंड OD इज अदर डिपॉजिट। ठीक है। करेंसी, अब करेंसी में क्या आएगा, क्या आएगा? इस चीज़ को ध्यान रखना, पूरे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। करेंसी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? जो भी जनरल पब्लिक के पास करेंसी अभी उस टाइम पैसा है बेसिकली। डिमांड डिपॉजिट कौन से होंगे? पीपल विद द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट जो लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं अपने बैंक के अंदर, उसके अंदर पैसा होता है। अपनी डिमांड पे जब उनको निकालना हो तो निकाल सकते हैं। दैट आर डिमांड डिपॉजिट्स, जो कमर्शियल बैंक के पास होता है। आपको ये तो पता होगा, दो हमारे पास दो बेसिकली अथॉरिटीज़ होती हैं। एक तो कमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा होता है हमारा? जो ये RBI है, जो इंडिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर संभालता है। कमर्शियल बैंक कौन सा होता है? जो ये सारे बैंक्स खुले हुए हैं, जैसे SBI, PNB, येस बैंक, ये सारे क्या हैं? कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो भी कमर्शियल बैंक में लोगों ने पैसा जमा करा रखा अपनी डिमांड पे, जब भी उनको मन करे वो निकाल सकते हैं। दैट है डिमांड डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट कौन से होते हैं? वो डिपॉजिट जैसे डिमांड डिपॉजिट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक NABARD विद RBI। डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं? मतलब अदर डिपॉजिट में कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स में आपने अपना अकाउंट खोल रखा है, वहाँ से डिमांड डिपॉजिट होगी। जैसे NABARD, NABARD क्या है? अब इंडियन इकोनॉमी बढ़ोगे, एक रूरल डेवलपमेंट के लिए आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जो पुअर फार्मर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट RBI। जो डिमांड डिपॉजिट अपने फॉरेन सेंट्रल बैंक से फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कर रखे हैं। डिमांड डिपॉजिट जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कर रखे हैं RBI ने। ठीक है। ये सारा किसके अंदर आ जाता है? अदर डिपॉजिट। वैसे आपको ये चीज़ याद रखनी है, इतना डिटेल में आपको कभी जाना ही नहीं है इसमें। सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है अबाउट ये कि इसके अंदर ये इंक्लूड होता है, करेंसी में ये आता है, डिमांड इसमें और अदर डिपॉजिट में नहीं। बस इसको बेसिकली आपने रखना है, कहने का मतलब है, और कुछ नहीं। अब आता है हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। कौन सप्लाई करता है मनी? हाँ, सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट। ये तीन लोग हैं जो हमारा मनी सप्लाई करता है। सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक ये जो खुले हुए हैं SBI वगैरह सारे। गवर्नमेंट, देखो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज ऑल द करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारी करेंसी हमारी इशू करता है, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़ के, कॉइन्स को छोड़ के। आरबीआई इशूज द करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई को रखना पड़ता है बेसिकली नोट्स वगैरह प्रिंट करने के लिए। ये आप आगे बैंकिंग चैप्टर में पढ़ोगे। इट मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज एंड वैल्यू ऑफ गोल्ड रिजर्व मस्ट बी 7115 करोड़। कि बैंक को क्या करना होता है, बैंक को क्या करना होता है उनको एक रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है। यहाँ पर रिजर्व मेंटेन करना होता है कितने का, 200 करोड़। तो उनको इन फॉर्म ऑफ किसके चाहिए होते हैं, 200 करोड़ इन फॉर्म ऑफ गोल्ड। एंड यहाँ पर ये 7 नहीं आएगा, 115 आएगा। गोल्ड रिजर्व होने चाहिए उनके पास, गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। फॉरेन सिक्योरिटी मतलब 4x, फॉरेन रिजर्व यानी डॉलर बेसिकली। उनको रखने होते हैं कितने, 115 करोड़। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट में ही पढ़ोगे, जो आपका लास्ट चैप्टर है, बीओपी से पहले, सॉरी लास्ट सेकेंड चैप्टर है, उसमें पढ़ोगे। ठीक है। तो जब बैंक के पास 200 करोड़ इन फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज हो और गोल्ड रिजर्व 115 करोड़ हो, तो वो अपना वो प्रिंट कर सकती है। इतना उनको बेसिक मिनिमम, वैसे तो बैंक के पास इससे ज़्यादा है, बट ये मिनिमम है कि इतना तो रखना ही रखना होगा करने के लिए। फिर आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक डू नॉट इशू द करेंसी, वो करेंसी इशू नहीं करते, बट वो मनी को क्रिएट करते हैं। कैसे, बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। मनी क्रिएटेड विद द कमर्शियल बैंक बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट कॉल्ड बैंक मनी। डिमांड डिपॉजिट के थ्रू करते हैं, उसको क्या कहते हैं, बैंक मनी। ये पूरा स्ट्रक्चर है मनी क्रिएशन का बेसिकली, बेसिकली मनी मल्टीप्लायर का, जो आप आगे बैंकिंग वाले चैप्टर में पूरे डिटेल में आपको पूरा बताएंगे कि कैसे बैंक जो है अपने पैसे क्रिएट करता है हमारे ही डिपॉजिट से। तो वो हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ये सिर्फ इतना समझ लो कि डिमांड डिपॉजिट से हमारा कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, पैसे बनाता है, दैट्स इट। Government of India is also supplier of money. Ministry of Finance issue all the coins and 1 rupee note. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारा सप्लायर है मनी का। क्यों, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो क्या करती है, सारे कॉइन्स और 1 रुपी नोट इशू करती है। क्योंकि आरबीआई क्या करता है, खाली नोट्स करता है, 1 रुपी नोट और कॉइन्स तो इशू करता नहीं। तो उसके लिए कौन कर है, बैठा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। सो दिस वॉज योर चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। So, coming with the next video of maybe बैंकिंग और इंडस्ट्री, या तो मैं इंडियन इको को इंडस्ट्री वाला डालूंगा, या तो इसी का ही मैं आगे कंटिन्यू करके पहले बैंकिंग खत्म कर देते हैं, ताकि यूनिट खत्म हो जाएगी। सो देखते हैं जो भी हम करेंगे। So thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me on other social media accounts. All the links are given in the description box. Thank you.